हेलो दोस्तों, अब मैंने आपको 3 पेपर सोल्व करवा दिए। ये आपका लास्ट पेपर है 2019 का, क्योंकि हमारे पास 4 ही पेपर हुए थे। इसके बाद पेपर हुए ही नहीं 2021 और 20 में। तो ये 2021-19 का पेपर है आपके सामने। ये देखो 2019 का है, पीपीई का पेपर, जो आपके कल आने के पूरे पूरे इसमें संभावना है। तो ये आपका आ सकता है। तो आपको मैं इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको सोल्व करवाता हूँ सारे के सारे, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आते हैं पेपर में। से पहला आपका लिखा है ट्रायल एंड एरर्स के बारे में। तो ये आप क्वेश्चन पेपर पहले देख लो, क्योंकि मैंने बस इसमें आंसर लिखा हुआ है। तो आप क्वेश्चन पेपर एक बार देख लो। ट्रायल एंड एरर का है। फिर अथवा में पूछा है आपका कि कंडीशन वाला, क्लासिकल कंडीशन। फिर आपका मेमोरी का क्वेश्चन हर बार आता है। फिर आपका विस्मृति का, जिसे फॉरगेटिंग बोलते हैं, उसका क्वेश्चन आता है, फॉरगेट का। एक आपका गाइडेंस प्रिंसिपल का आता है क्वेश्चन। एक आपका आता है कम्पलीटिव रिकॉर्ड का, ये क्वेश्चन भी हर बार आता है। और एक ये जो इम्पेयरमेंट जो चिल्ड्रन होते हैं उनके बारे में आता है, शशिगरत। और एक विध बहुचिंतन का ये क्वेश्चन आता है। ये आपके क्वेश्चन हो गए। बाकी क्वेश्चन है आपके यहाँ पर। ये हार्वर्ड गार्डनर का बहुप्रतिभा सिद्धांत पूछा हुआ है। फिर 8वां आपका अधिगम के लिए प्रेरणा, भाषा अर्जन शक्ति, एक भाषा का सीखना और भाषा के द्वारा सीखना, ये क्वेश्चन भी 2 बार आ रखा है आपका। सामयिक निर्देशन की आवश्यकता, ये भी। और पूर्वग्रह वाला ये पहली बार आया क्वेश्चन। तो मैं सारे आपको सोल्व करके बताता हूँ। देखो, ये आपका पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले ट्रायल एंड एरर्स के बारे में पूछा था ना उसमें। तो ये आपका आंसर है। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, हम हिंदी में कहते हैं इसे प्रयत्न व भूल, ये ट्रायल एंड एरर कह सकते हो, का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइट ने दिया था। इसमें एक बिल्ली पर प्रयोग किया गया है तथा प्रयोग करते समय इनके द्वारा पजल बॉक्स का उपयोग किया। मतलब ये जो थॉर्नडाइट है वो कहते हैं कि व्यवहार की प्रक्रिया की अनुक्रिया के बारे में जानने के लिए किया गया ये, कि बच्चा अनुक्रिया कैसे करता है, या कोई भी जानवर अनुक्रिया कैसे करता है, कि भोजन को देख के या उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। थॉर्नडाइट के अनुसार हमारे व्यवहार कुछ उद्दीपकों के प्रतिक्रिया के स्वरूप उत्पन्न करते हैं। जो हमारे व्यवहार होते हैं, बिहेवियर, वो हमारे कैसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यह किसी विशेष प्रकार के उद्दीपक जो स्टिमुलस होते हैं बार बार प्रस्तुत किए जाए तो प्राणी उनके फलस्वरूप विशेष प्रकार की उन्नति करते हैं। मतलब बार बार हम स्टिमुलस स्टिमुलस करें इंसान के सामने, तो वो प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स देता है अलग अलग से। जैसे कि हमने बिल्ली के सामने भोजन रखा, तो वो अनुक्रिया कर रहा है, उस पर रिस्पॉन्स दे रहा है कि बार बार कि वो उसे भूख लगी है, भोजन खाना है। ये सब इसमें आता है। थॉर्नडाइट की धारणा है कि सीखने की प्रतिक्रिया में शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं का आपसी संबंध है। ये मेन पॉइंट है आपका, कि शारीरिक और मानसिक क्रिया जरूर चलती है थॉर्नडाइट के उसमें, सीखने की प्रक्रिया में। थॉर्नडाइट द्वारा प्रतिपादित अधिगम के नियम कौन से हैं? जिसे हम गौण नियम भी कह सकते हैं, और ये नियम भी। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। जिस तत्परता का कहते हैं रेडीनेस का, प्रैक्टिस का, और इफेक्ट का नियम कहते हैं बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत, आप इसमें ऐड कर सकते हो। फिर और भी आपका जो मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का सिद्धांत, आत्मिक क्रिया का सिद्धांत, सहचार्य परिवर्तन का जो एसोसिएटेड प्रिंसिपल कहते हैं। अब इसके जो थॉर्नडाइट के इसके संक्षिप्त में अनुप्रयोग कैसे कर सकते हैं हम इनका, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी चीज पढ़ानी है उसकी उपयोगिता बताता है ये, अभ्यास कराना सिखाता है, रुचि विकसित करता है ये। अगर किसी व्यवहार को बढ़ाना है तो हम प्रोत्साहित करेंगे, ना कि उसे डांटेंगे। बच्चों से कनेक्ट करेंगे, जो भी विषय वस्तु पढ़ाएंगे बच्चों को पढ़ाते समय क्लूज देंगे अलग अलग प्रकार के। फिर आपके लिए कोई भी विषय वस्तु पढ़ाने से पहले रेडीनेस, जो हम प्रभाव का नियम बोलते हैं, तत्परता का, तैयार करें। और बच्चों को प्रोत्साहित करके बच्चों को स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी करानी, और हर स्टेप का प्रोत्साहन देकर लगन, धैर्य, परिश्रम जैसे गुणों का विकास करना। अमूर्त चिंतन वाले विषय जैसे गणित, विज्ञान, कला के लिए ये बहुत उपयोगी है। क्या चीज? शैक्षिक अनुभव। इसके थॉर्नडाइट के जो प्रयोग किए थे उसके ये सारे उपयोग हो गए शैक्षिक मतलब शिक्षा में। अब हमारा स्मृति, स्मृति की प्रक्रिया कैसे होती है? सूचनाओं का कटबंध करना, कुटबंध सूचनाओं का संग्रह। मतलब पहले हमने सूचना को देखा, फिर उसको माइंड में हमने संग्रह किया, फिर पूरे स्मरण करते हैं, उसको स्मरण करके फिर उसका ये ये स्मृति की प्रक्रिया चलती है धीरे से। फिर स्मरण करने की विधिया कोशिश, जैसे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा, वितरित बनाम संकलित विधि। हम वितरित अलग अलग, फिर संकलित इकट्ठे करके करते हैं। पूर्ण बनाम अंश विधि, पहले संपूर्ण भाग को देखते हैं, फिर अंश टुकड़े कर करके देखते हैं। मिश्रित विधि, इन दोनों को मिलाकर जो विधि होती है वो मिश्रित विधि होती है। पठन बनाम स्वसर, हम पढ़ पढ़ के उनको याद करते हैं, या स्व डबल डबल बोलते हैं, स्वस्वर पठन विधि। सहचार्य विधि और क्रिया, लर्निंग बाय डूइंग जो चलता है। फिर विस्मृति, भूल जाने के कारण। भूल जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं?
विषय सामग्री की प्रकृति कैसी है, अधिगम स्तर कैसा है, अभ्यास की प्रकृति कैसी है, समय अंतराल हमारा, आयु कैसा है, सीखने की विधि, मादक द्रव्य तो हमने नहीं लिया। तो ये सारे ना विस्मृति जो फॉरगेट के कारण हो सकते हैं, भूल जाने के कारण, रुचि हमारी है या नहीं उसमें, अभी प्रेरणा सही से मिला है नहीं, तो इनके कारण हम भूल जाते हैं। अब विस्मरण को कम करने की तकनीक क्या है, हमें कम करने के लिए क्या क्या करना है, पहले हमें ध्यान केंद्रित देना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, सामग्री की मात्रा उपलब्ध करानी चाहिए, समय विभाजन, पुनरावृत्ति जो आपका रिकैपिटुलेशन कहते हैं, विश्राम भी देना चाहिए, स्पष्टता से रूप से समझना चाहिए, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, अधिगम विधि का प्रयोग करना चाहिए, पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट पर ध्यान देना चाहिए, विषय सामग्री का महत्व समझना चाहिए, और शिक्षा को उनमें सहायता देनी चाहिए कि बच्चे किसी चीज को भूले ना। फिर तीसरा क्वेश्चन इसी में आपका पेपर में पूछा 2019 के कि भाषा क्या है। ये भी आपको 2 बार आ चुका है। भाषा संस्कृत भाष धातु से बना है, इसका अर्थ है बोलना, अर्थात जो बोला गया उसी को भाषा है। भाषा या भाव या विचार को अभिव्यक्त करने का संसाधन है। ये देखो लैंग्वेज का क्वेश्चन चारों पेपर में आया, तो ये आप हमेशा याद कर लेना, इस बार भी आ सकता है। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए तथा दूसरे के विचारों को ग्रहण करने के लिए मानव भाषा का प्रयोग करता है। भाषा विकास शब्द भंडार में सहायक है। वास्तविक जीवन में भाषा के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हम कर सकते हैं। वास्तविक जीवन में भाषा विचार विभिन्न में करती है, शारीरिक विकास में सहायक है, भावनात्मक में, मानसिक में, नैतिक में, सकारात्मक दृष्टिकोण में सहायक है, सांस्कृतिक में, सामाजिक में। वास्तविक जीवन में हम बोल चाल में यूज कर सकते हैं, इनका उपयोग अलग अलग चीजों में उपयोग करते हैं, लिखित रूप में उपयोग करते हैं। कक्षा की शिक्षण अधिगम प्रस्तुतियों में भाषा के विभिन्न प्रकार है। अब देखो भाषा के विभिन्न प्रकार है क्या है, हम कैसे कैसे भाषा का उपयोग करते हैं, भाषण के द्वारा, लेक्चर के द्वारा। आशु भाषण उसे कहते हैं जब हमें कोई भी एक अचानक से टॉपिक दिया जाता है और उसमें हम भाषण देते हैं, उसे आशु भाषण कहते हैं। परिचर्चा डिस्कशन के द्वारा, सभा समारोह जो हम काउंसिल सभा करते हैं, साहित्य क्लब जो हमारे बहुत सारे बने होते हैं साहित्य के बारे में जानकारी देने के लिए। वाद विवाद जो हमारा होता है, डिबेट होता है, नाटक रोल प्ले हो गया, भ्रमण सेक्स एजुकेशन फील्ड ट्रिप हो गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, आपके विद्यालय सभा, ये सारे क्या है कक्षा की शिक्षण अधिगम प्रस्तुतियों में भाषा के विभिन्न प्रकार हम कैसे उपयोग करते हैं कक्षा की शिक्षण विधियों में। फिर आपका चौथा क्वेश्चन निर्देशन व परामर्श, जो आपको मैंने बताया गाइडेंस एंड काउंसलिंग का भी क्वेश्चन एक बार हर आता है कि इसमें अंतर पूछे जाते हैं या इनकी डेफिनेशन आ सकती है। देखो अंतर में क्या, निर्देशन प्रक्रिया बहुत ही व्यापक प्रक्रिया और परामर्श प्रक्रिया उसी का अंग है। मतलब गाइडेंस बड़ा है, काउंसलिंग छोटे छोटे रूप में दी जाती है। निर्देशन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों होते हैं, मतलब बड़े रूप में। परामर्श एक समय पर केवल एक ही व्यक्ति को दी जाती है। निर्देशन का संबंध व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ शैक्षिक व्यावसायिक एवं अन्य समस्याओं से भी है। मतलब व्यक्तिगत समस्या तो है ही है, साथ में शैक्षिक समस्या भी जुड़ी हुई है इससे। और परामर्श व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा जोर देती है और ये समस्या समाधान पर जोर देती है। चौथा कि निर्देशन किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जा सकता है, मगर परामर्शदाता के लिए प्रशिक्षण लेना जरूरी है, मतलब वो अच्छे से ट्रेंड होना चाहिए टीचर जो काउंसलिंग दे रहा है। फिर अगला 5वां पॉइंट है इसमें, निर्देशन पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों एवं समाचार के द्वारा भी प्रदान किया जा सकता है, मगर परामर्श में लिए आपसी विचार मवैस तर्क वितर्क की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिर इसी के अथवा में पूछा कि संचय अभिलेख और वृत्तांत अभिलेख में अंतर बताइए। जो संचय कम्युलेटिव रिकॉर्ड होता है और एनेक्डोटल रिकॉर्ड, उसके बारे में पूछा है आपका। संचय अभिलेख जो आपका कम्युलेटिव रिकॉर्ड हो गया। संचय अभिलेख में विद्यार्थी के जीवन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की सूचनाएं शामिल होती है, मतलब सभी शुरू से लेकर एंड तक, चाहे वो शारीरिक मानसिक और चारित्रिक कोई सी भी हो, ये सारी सूचनाएं इसमें होती है। संचित अभिलेख प्राथमिक स्कूल में प्रवेश प्राप्त करते ही बच्चों का संचित अभिलेख लिखना शुरू हो जाता है, मतलब शुरू से ही स्टार्ट हो जाता है। संचित अभिलेख में विद्यार्थी से संबंधित निश्चित जानकारी शामिल की जाती है। संचित अभिलेख में बच्चे की विशेषताओं की और उसका विकास अभिलेख किया जाता है। यह विद्यार्थियों के बारे में वस्तुनिष्ठ सूचनाएं प्रदान करता है। और फिर कुछ इसका पॉइंट है, संचित अभिलेख द्वारा बच्चे की पूर्ण तस्वीर देखने को मिलती है, उसकी योग्यता कैसे, कमियां, और ये कहता है। अब जो आपका आगे एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं इसे, वृत्तांत अभिलेख हिंदी में। तो वृत्तांत अभिलेख का अर्थ है कि विद्यार्थियों द्वारा लिखित डायरी अध्यापकों द्वारा तैयार किए गए घटना वृत्तांत है, मतलब ये डायरी के रूप में लिखे जाते हैं या अध्यापक उनको लिखता है। अध्यापक द्वारा प्रतिदिन किया गया विद्यार्थियों का निरीक्षण, विद्यार्थियों के व्यवहार संबंधी चित्र बिल्कुल स्पष्ट है। मतलब जो हम रिकॉर्ड होते हैं इसमें हम रेगुलर के लिखे जाते हैं, हमारे जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है कि रेगुलर बेस पे लिखा जाता है कि बच्चे क्या क्या कर रहा है काम। किसी अध्यापक द्वारा अवलोकन किया गया किसी विद्यार्थी के व्यवहार और
का वस्तुनिष्ठ वर्णन है, कि वस्तुनिष्ठ के रूप में हम लिखा जाता है कि वो बच्चा व्यवहार कैसे कर रहा है, बिहेवियर कैसे कर रहा है। यह रिकॉर्ड नियमित अवलोकन का परिणाम है जो कि बिना तैयारी के किया जा सकता है। अब संचित अभिलेख के महत्व क्या है, जो आपको पहले कम्युलेटिव रिकॉर्ड की बात करी। शैक्षिक तथा व्यवसायिक निर्देशन में सहायक है, रोजगार कार्यालय को सहायक है, रोजगार कार्यालय को सहायक है, मतलब स्वयं अध्यापन में सहायक है, वर्गीकरण में सहायक है, ये नए अध्यापकों के लिए सहायक है, मतलब वो जानकारी प्रदान करते हैं कि बच्चा कैसे है। कार्यालय में रोजगार के लिए सहायक है कि देखता है बच्चा कैसा था। विद्यार्थियों की रिपोर्ट तैयार करने में सहायक है, इससे जल्दी रिपोर्ट बन जाती है। प्रमाण पत्र लिखने में सहायक है उसके बारे में। पिछड़े बालकों की सहायता के लिए जरूरी है। कुसमयोजित बच्चों के निदान में सहायक है, ये सारा है। वृत्तांत अभिलेख के महत्व क्या है, इसके महत्व में हम देख सकते हैं अध्यापक के मनन में विद्यार्थियों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, निर्देशन कार्य में सहायक है, नए अध्यापकों को संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में सहायक है, विद्यार्थियों की रुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को उचित संशोधन एवं परिवर्तन में सहायक है, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सही अनुमान लगाने में सहायक, अध्यापकों को विवरण लिखने की प्रेरणा मिलती है, विद्यार्थियों की समस्या समाधान में सहायक, विद्यार्थियों को आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायक और उपचारात्मक सेवाओं में लाभदायक। अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थियों की ओर अपना ध्यान दे सकता है। तो ये आपके क्या हो गए, जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड के क्या महत्व है। ये रुचि उत्पन्न करता है, निर्देशन कार्य में सहायक है, जानकारी प्रदान करने में, आवश्यकताओं के बारे में जानकारी, पाठ्यक्रम का उचित संशोधन में जानकारी। तो ये आप सब इसके महत्व है। क्षतिग्रस्त जो इम्पेरेंट वालेट है, जो क्षतिग्रस्त होते रहते हैं उनके हैं, जो किसी भी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। क्षतिग्रस्ता शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त बालक का व्यवहार असामान्य हो जाता है, मतलब शारीरिक रूप से कोई भी अगर वो माइंड पे उनके इफेक्ट पड़ता है तो वो उसमें अलग अलग व्यवहार होने लग जाते हैं, चाहे वो झगड़ालू रूप करने लग जाता है, कुछ कुछ करने लग जाता है। इम्पेयरमेंट बालक कहते हैं। ये जन्म से ही हो सकती है अथवा ऐसी परिस्थितियां जन्म के कुछ समय पश्चात भी हो सकती है, जैसे कान के पर्दे में छेद होना, आंख में दृष्टि ना होना आदि, ये सब हो सकते हैं, मतलब जन्म से पहले और जन्म के बाद भी। शारीरिक शरीर का कोई भी अंग पूर्ण रूप से ना होना अथवा उपयुक्त रूप से कार्य करते के योग्य ना होना, तब भी हम इम्पेयरमेंट कह सकते हैं बालक को। दैनिक जीवन से विभिन्न कार्य को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से कार्य करने की क्षमता सीमित हो जाती है, मतलब जो भी दैनिक एक्टिविटी होते हैं उन कार्य को ये ठीक से नहीं कर पाते, इम्पेयरमेंट वाले चिल्ड्रन होते हैं। इसमें मानसिक एवं शारीरिक अंगों से कार्य करने व सामान्य अथवा गंभीर रूप से बाधित हो जाता है, वो कार्य नहीं कर पाते ठीक से। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेदनात्मक और भाषा विकास पर इनका प्रभाव कैसे पड़ता है। देखो हम कह सकते हैं इनका अलग बहुत रूप से प्रभाव पड़ता है। बच्चे समाज में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, बच्चों के भाषा विकास में बाधा उत्पन्न करता है ये। फिर रोजमर्रा का कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाते, जो इम्पेयरमेंट क्षतिग्रस्त बालक होते हैं। अपने विचारों के व्यक्ति प्रभावी ढंग से नहीं कर पाते ये। स्मृति का प्रभाव पड़ता है इन पे, चिंतन शक्ति कम हो जाती है। ऐसे बच्चों को अलग अलग थलग महसूस नहीं कराया जाना चाहिए, इससे उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये आपके, मैं आपको तो पता ही है कि शुरू के 5 क्वेश्चन 10 नंबर के आते हैं, फिर आगे के 5 क्वेश्चन 5-5 नंबर के आते हैं। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया, छठा क्वेश्चन है। अब आपके यहाँ से 5-5 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, पहले 10 वाले हो गए। तो आप फिर से देखो, ये डाइवर्स थिंकिंग और कन्वर्स थिंकिंग में हर बार पूछा है डिफरेंस, 2-3 बार ये भी आ गया, तो ये भी आप इम्पोर्टेंट याद कर लेना। तो बहुविध चिंतन जिसे डाइवर्ट थिंकिंग कहते हैं, कि अलग अलग दिशाओं में सोचना, और एकविध चिंतन जो एक दिशाओं में सोचने की बात करते हैं। तो बहुविध चिंतन की जो हमें आविष्कार के बारे में पूछते हैं, इसका कि चिंतन की खोज, आविष्कार तथा मौलिकता को जन्म देती है। ये एकविध चिंतन एक ही पक्ष पर केंद्रित करती है, यह खोज का अवसर प्रदान नहीं करती। इस प्रकार के चिंतन में बालक सृजनशील बनते हैं, इसके बालक में रटन प्रवृत्ति को उत्पन्न होते हैं। मतलब अब इसकी डेफिनेशन भी बता दो। बहुविध चिंतन मतलब कि एक समस्या को कई हमें विचारों को ढूंढना या उनके प्रयासों कार्य को ढूंढना, और इसमें केवल एक विशिष्ट आंसर को ढूंढने का प्रयत्न करता है, कि बस उसे सॉल्यूशन पाले, सॉल्यूशन के और उपाय ना ढूंढे, केवल एक उपाय ढूंढता है एक विचिंतन। कल्पना शक्ति एवं बुद्धि का विकास होता है इसमें, और कल्पना शक्ति एवं बुद्धि का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें हम अलग अलग दिशाओं में सोच रहे हैं और इसमें एक ही दिशाओं में सोचते हैं। किसी भी समस्या का एक से अधिक हल निकालने की बात करता है, जैसे अभी मैंने बताया, किसी भी समस्या केवल एक ही हल निकालता है, कि एक फिक्स आंसर। यह किसी निश्चित तथ्य पर आधारित होते हैं, ये किसी निश्चित तथ्य पर आधारित होते हैं, दोनों होते हैं तथ्य पर आधारित, मगर ये नहीं होता जो कन्वर्स थिंकिंग की, डाइवर्स थिंकिंग की बात कर रहे हैं हम, और कन्वर्स होता है। अब बहुविध चिंतन को पोषित करने की, ये आपके 3 बार ये भी आ सका है क्वेश्चन, कन्वर्ट थिंकिंग हम कैसे पोषित कर सकते, कैसे डेवलप कर सकते हैं बच्चों में।
तो सृजनात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देके, मौलिकता विकसित करके, जो मोरालिटी है वो, क्रिएटिविटी अभिव्यक्ति कर सकते हैं हम, बुद्धिशीलता जो ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात करते हैं, मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछकर हम कर सकते हैं, अभिव्यक्तियों के लिए विभिन्न माध्यमों की व्यवस्था करके, आत्मविश्वास बढ़ा के, जिज्ञासा, ध्यान केंद्रित, पाठ्यक्रम की योजनाबद्धता को बढ़ा के। शिक्षक एक आदर्श के रूप में कर सकता है और बालकों में स्वस्थ आदतों का निर्माण। अब आपका 7वां क्वेश्चन है 5 नंबर का, ये भी शिक्षण अधिगम के लिए प्रेरणा का महत्व। अब अधिगम के लिए क्या क्या प्रेरणा का महत्व होता है? सीखने में होता है, लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होता है, ये लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत सहायक होता है ना अधिगम। और अधिगम के लिए प्रेरणा, अगर हम अधिगम कुछ सीख रहे हैं तो प्रेरणा बहुत महत्व करता है कि हमें सीखने के लिए प्रेरित करता है, हमारे जो लक्ष्य है उनके प्राप्त करने के लिए करता है, चरित्र निर्माण हमारा करेक्टर डेवलपमेंट के लिए, और रुचि विकसित करने के लिए सहायक है, सहयोग के लिए सहायक होता है। अधिगम के लिए प्रेरित करना, अभी क्या लिखा है? अधिगम के लिए प्रेरणा का महत्व। अब अधिगम के लिए प्रेरित कैसे कर सकते हैं हम? पुरस्कार या दंड दे के कर सकते हैं बच्चों को, प्रशंसा और निंदा करके, प्रतियोगिता, खेल, सामाजिक कार्यों में सहभागिता करके हम इनको कर सकते हैं। अब 8वां क्वेश्चन भी आपका आता है हमेशा कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज सीखना, भाषा सीखना, एक तो अर्जित करने की बात करता है और एक भाषा सीखने की बात करता है। जो हम अर्जित करने की क्षमता हमारे बचपन से होती है और सीखना हमारे बचपन के बाद होती है। तो भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, हम कह सकते हैं यह सब कॉन्टिन्यूएशन चलती रहती है, मतलब एक प्रक्रिया के द्वारा चलती रहती है। भाषा अधिगम कंटिन्यूएशन होता है मतलब कंटिन्यूएशन होता रहता है, इसमें इफेक्ट नहीं करने पड़ते, इसमें इफेक्ट करने पड़ता है। मतलब सीखने के लिए तो इफेक्ट करना ही पड़ेगा, और अर्जन में उतना इफेक्ट नहीं करना पड़ता, बच्चे सीख जाते जल्दी। भाषा अर्जन आसपास के वातावरण, पास के लोगों के माध्यम से ही सीख जाता है, बट भाषा अधिगम के लिए हमें नियम, व्याकरण सीखने पड़ते हैं। भाषा अर्जन के द्वारा हम बोलना व समझना सीख जाते हैं, भाषा अधिगम के द्वारा हम पढ़ना लिखना सीख पाते हैं। फिर भाषा अर्जन में किताब और व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती, बट हमें भाषा अधिगम में जरूरत पड़ती है सब चीज़ों की। अब समूह निर्देशन की बात, ये भी क्वेश्चन पिछले में आया था आपके 18 में, ग्रुप गाइडेंस की बात करते हैं। जो समूह निर्देशन में व्यक्ति को समूह अपनी समस्या का समाधान सुझाया जाता है कि समूह के रूप में कैसे समस्या का समाधान करना है। समूह निर्देशन बातचीत के द्वारा, स्टोरी टेलिंग के द्वारा, न्यूज़ पेपर, मास मीडिया के द्वारा दे सकते हैं हम। इसमें पूरे समूह को जो निर्देशन दिया जाता है उसका विषय एक ही होता है, मतलब एक ग्रुप में एक ही विषय दिया जाता है, निर्देशन जो दिए जाते हैं। इसमें 3 एरिया होते हैं, एजुकेशनल रूप से, वोकेशनल रूप से और पर्सनल रूप से। 3 तरह से हम ग्रुप गाइडेंस देते हैं, एजुकेशनल जो शैक्षिक रूप से, वोकेशनल व्यावसायिक रूप से, पर्सनल व्यक्तित्व रूप से। हम एक सामाजिक भी ऐड कर सकते हैं इसमें। समूह निर्देशन की प्रक्रिया कैसे चलती है देखो, कैसे लेते हैं हम समूह? मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा, ये पहले भी आपको करा रखा है। विद्यार्थियों के बारे में सूचना इकट्ठी करके, परिवार के बारे में जानकारी लेके, विद्यार्थियों से साक्षात्कार, प्रश्न चित्र की रचना करके, सम्मेलन में भाग लेके, रिपोर्ट तैयार करके, फॉलो अप एक्टिविटी करा के, ग्रुप डिस्कशन करा के हम कर सकते हैं, और रोल प्ले। अब एक क्वेश्चन ये हमेशा पहली बार क्वेश्चन आया और इस बार भी शायद आ सकता है कि पूर्वग्रह जो हमारे सोचते हैं, रूढ़िवादी विचारधारा होते हैं के आधार पर विद्यालय व समाज क्षतिग्रस्त वाले व्यक्तियों के प्रति भेदभाव कैसे करते हैं। देखो, पहले शारीरिक रूप से बाधित बालकों की हत्या कर दी जाती थी, उनके कलंक की दृष्टि से देखा जाता था और उन्हें नगण्य समझा जाता था। तो ये मतलब समाज की क्या धारणा है जो ऐसे बालकों के प्रति, उन्हें शिक्षा से दूर रखा जाता था, उनको बालक को स्वीकारित नहीं दी जाती थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें अभिशाप समझा जाता था। तो ये इनके पॉइंट है। उन्हें माता पिता पर बोझ समझा जाता था। मानसिक रूप से विकलांगता बालकों का पागल शब्द से संबंधित किया जाता है कि ये लोग पागल है, ये कुछ नहीं कर सकते। विद्यालय में इस प्रकार के भेदभाव को नियंत्रित आप कैसे कर सकते हो? देखो, नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं जो क्षतिग्रस्त की हमको गलत गलत बोलते हैं। कक्षा में ऐसे बच्चों के साथ सामान्य बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए। उन्हें आत्मविश्वास जागृत करके हम इसे अच्छे से कर सकते हैं नियंत्रित। उनकी जो भी विशेष आवश्यकता है उसकी पूर्ति करके, सकारात्मक दृष्टिकोण करके। तो ये आपका पेपर यहीं पर खत्म होता है। जो 2019 का पेपर था, ये रहा आपका 2019 का पेपर, ये आप देख सकते हो। सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए इसमें, हावर्ड गार्डनर के लेकर अधिगम के लिए प्रेरणा के महत्वपूर्ण, भाषा अर्जन और भाषा सीखने की क्षमता, ये आपका क्वेश्चन हो चुके हैं। इसमें से मैंने कुछ 1-2 अथवा वाले छोड़ दिए जो आपकी बार बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए
और जो जो रिपीट नहीं हुए थे वो मैंने भी करा दिए, और जो रिपीट हुए वो भी मैंने ऐड करा दिए। थैंक यू। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर आप कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।